आपको अभी लिखना नहीं है, आपका नोट्स मिलेगा और उसको पढ़ कर आइए और आपका दिमाग में बैठाइए। देखिए, आपका ये भी सूचना दे दी जा, जो सूचना आ रही है, आपका झारखंड एपीओ की भी वैकेंसी आ गई है, सुनने में आया है, अब क्लियर हो जाएगा रात तक। तो आपका झारखंड एपीओ में भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है। यानी कि जो लोग आपका उत्तराखंड एपीओ डाले हैं या छत्तीसगढ़ एपीओ डाल रहे हैं, एमपी एडीपीओ डाले हैं या झारखंड डालेंगे, तो जो लोग मैंने फार्म डाल रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर भी है और आपका क्लास भी सब चल रहा है और प्रयास किया जाएगा जल्दी कि और क्लास आपका शाम को भी कम से कम 3 सब्जेक्ट चले। आपका 2 ही अभी चल रहा है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि आगे 3 सब्जेक्ट चले, ताकि आपका उत्तराखंड एपीओ यूपी भी आ जाएगी, तो यूपी में भी आपका आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस काम करेगा। तो और कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि समय लगता है, जीएस में भी आएगा, लॉ में भी आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन लगातार आपका चलाया जाए, ताकि 2-3 माह लग ही जाएंगे और सब्जेक्ट भी चलाने हैं। तो आइए, भारतीय दंड संहिता 1860 हम पढ़ा रहे थे, और उसमें अब तक क्या बताया गया है एक बार आपका दोहरा दिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। द इंडियन पेनल कोड में हमने ये बताया कि ये कानून 1860 में बना, 1860 में बनाया गया। तो आखिर किसने बनाया? तो अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, हम क्यों पढ़ें? तो आपका जवाब रहेगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 372 के कारण, यानी कि 372 के कारण हम ये कानून पढ़ रहे हैं। यानी कि आधार क्या है आपका? 372। इसके बाद आपका जो आईपीसी में मुख्य रूप से आपका पढ़ना है, वह आपका मोबाइल इधर बैठ। देखिए, आईपीसी में या इंडियन पेनल कोड में आपका जो मुख्य रूप से आपका अगला लेक्चर जो होगा, वह आईपीसी के निर्माण से होगा। और यहाँ से भी आपका मेंस में तो नहीं, लेकिन प्री में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। यानी कि भारतीय दंड संहिता, यानी कि इंडियन पेनल कोड का निर्माण कैसे हुआ, इस विषय पर आपको गौर करना है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, जब भी आईपीसी का आप निर्माण पढ़िए तो एक पहले क्रम बना लिया जाए, तब सही रहेगा, उसी को समझा जाए। आईपीसी का निर्माण, यानी कि भारतीय दंड संहिता का हम क्या करा रहे हैं, शुरुआती दौर में कैसे निर्माण हुआ। जब भी निर्माण पढ़िए तो पहला आपका चार्टर एक्ट, माने चार्टर अधिनियम 1833 पढ़ना है, और इसकी जो सेक्शन या धारा है, अभी हम बताएंगे, धारा 40 यानी कि 40 पढ़ना है। फिर जो दूसरा आपका पढ़ना है, वह सन जो पढ़ना है 1834 पढ़ना है आपका। फिर आपका जो पढ़ना है 1837 पढ़ना है। फिर आपका 6 अक्टूबर 1860 पढ़ना है। फिर आपका लास्ट में 1 जनवरी 1862 पढ़ना है। और जब आप 1834 वाला पढ़ेंगे तो इसमें आपका एक ला कमीशन गठित होगा, जिसका हमें अध्यक्ष देखना है, और अध्यक्ष के बाद इसके मेंबर को भी देखना है। यानी कि कैसे आईपीसी बनी, जो
छोटी छोटी बातें आपका पूछी जाती हैं। प्री में आपका एचजेएस में भी आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि आपका यूपी एचजेएस में भी ये क्वेश्चन आया है। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यूपी एसआई में भी क्वेश्चन यहाँ से आया है, तमाम जगहों पर क्वेश्चन आए हैं। देखिए जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने विलेख या चार्टर कह सकते हैं जारी करना शुरू किया। विलेख मतलब दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब उस चार्टर या विलेख द्वारा या दस्तावेज द्वारा वे कानून भारत के लिए बनाते थे। तो चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट यानी कि विलेख अधिनियम, हिंदी में विलेख अधिनियम 1833 के तहत आपका 1833 के सेक्शन आपका 40 में यानी कि 40 में यह प्रावधान था कि भारत के लिए एक लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग का गठन किया जाएगा, जो प्रचलित कानूनों की समीक्षा करेगा और नए कानून बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार को रिकमेंडेशन करेगा, अर्थात आपका परामर्श देगा। तत्पश्चात इस सेक्शन का सहारा लेते हुए 1834 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। यानी कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। और इस प्रथम विधि आयोग में एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया सबसे पहले, और अध्यक्ष का नाम भी लिख लिया जाए। अध्यक्ष का जो नाम था लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, ये अध्यक्ष का नाम था। और उसके बाद 3 मेंबर बनाए गए, जिसमें कि आपका मिलेट, दूसरा मैक्लियोड था, और एंडसन, यानी कि 3 मेंबर इसके नियुक्त किए गए। अब आइए, अब यहाँ से इस आयोग ने ही आईपीसी का मॉडल, या जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता, इसका खाका तैयार किया, मॉडल तैयार किया। तो अब इतना जब बताया गया तो इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, भाई केवल बताना ही नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन के मॉडल 4-5 हैं, इतना पहले बता दिया जाए। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन का मॉडल कैसे बना है, दिमाग अस्थिर करके भाई मॉडल समझना है। आपका पहला मॉडल, अब इसी में से आपको निकालना है क्वेश्चन 4-5। आईपीसी का निर्माण किस विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो क्या मार्कर आएंगे? प्रथम विधि आयोग। ठीक, द्वितीय तृतीय नहीं, कौन विधि आयोग? प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई? ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में। तो फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई? तो आपका क्या जवाब रहेगा? चार्टर एक्ट 1833। किस चार्टर के तहत? 1833। फिर यूपीजे और एपीयू ने बनाया है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस सन में हुई? तो कौन सा सन लिखा गया है बोर्ड पर? 1834। यानी कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस सन में हुई? 1834 में। फिर आइए, प्रथम विधि आयोग में प्रथम विधि आयोग कुल कितने आपका लोगों से मिलकर बना था? तो एक अध्यक्ष हो गया, 3 मेंबर हो गए,
तो टोटल कितने लोग हो गए? 4। अब क्वेश्चन देखिए कैसे इस समय घुमा रहा है, चाहे सीबीआई एपीओ हो और चाहे कहीं ही। प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष सहित कितने लोग थे? अध्यक्ष सहित मतलब कि अध्यक्ष को जोड़कर बताइएगा। तो बताइए, अध्यक्ष को जोड़ दिया जाए तो इसमें कितने लोग हो गए? 4। और एक शब्द आता है अध्यक्ष के सिवाय, अध्यक्ष को छोड़कर, अध्यक्ष रहित, यानी कि अध्यक्ष को हटा देंगे तो कितने बनेंगे? आपका कितने बचेंगे? 3। तो रटे रहिए, अध्यक्ष सहित कितने लोग थे? 4। और अध्यक्ष के सिवाय या अध्यक्ष के अलावा कितने लोग थे? 3। अब आइए आपका अगला, इसी प्रकार से संविधान में भी बहुत अच्छा पीसीएस में क्वेश्चन बना है। जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी संविधान की, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी थी। तो कई बार ये जीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि ड्राफ्ट कमेटी कुल कितने लोगों से मिलकर बनी थी? 7 भाई, 7 लोगों से। लेकिन उस वहाँ जो बना है ड्राफ्ट कमेटी में अध्यक्ष के अलावा मैंने अध्यक्ष को अब क्या करिए? हटा दीजिए। अध्यक्ष के अलावा कितने लोग थे, यानी कि मेंबर कितने थे? तो कई लोग पढ़ते नहीं और बस रट्टा मारे रहते हैं साथ साथ। भाई जब स्पष्ट पूछ रहा है कि आप अध्यक्ष के सिवाय बताइए, तो अध्यक्ष को क्या करिए? बाहर, उसके बाद गिनती करिए तो कितने मेंबर थे? 6। और अध्यक्ष सहित पूछे तो क्या मारेंगे? 7। यही जो छोटी छोटी बातें हैं, इस पर एक दो और हम उदाहरण बता रहे हैं ताकि दिमाग में बैठे आपका। जैसे कि और भी एक दो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, अब दे देगा सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा। अलावा का मतलब कि अब उनको निकाल दीजिए, एक को निकाल दीजिए और जितना है उतना बताइए। तो भाई आपका टोटल जज 34 हैं वर्तमान में, हो सकते हैं 33 हो गए हैं, केवल एक पद खाली है, 34 हो सकते हैं। और सीजीआई या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को हटा देंगे तो कितना बचेंगे? 33। भाई कितना बचेंगे? तो अगर सीजीआई सहित पूछे तो आप याद रखिए 34 मारिए, और सीजीआई रहित पूछे तो 33। ये नहीं कि आपका सतर्क रहना है भाई शब्दों पर भी। अगला देखा जाए आपका, अब प्रथम विधि आयोग का आपका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। लेकिन कभी भी कंपटीशन में याद रखिए पूरा नाम नहीं देता। कंपटीशन में आपका कभी भी पूरा नाम नहीं दिया है, आपका शॉर्टकट में लिखा है लॉर्ड मैकाले। ये एचजेएस में भी आ चुका है क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनता है, देखिए ध्यान से। 2 क्वेश्चन यहाँ से और बनाना है, भले आपको न लगता हो लेकिन ये बना है। आपका आईपीसी का ड्राफ्ट मसौदा, आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? किसने का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति पूछ रहा है। तो क्या मारेंगे? लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, यानी कि लॉर्ड मैकाले। फिर देखिए इसी पर आपका आईपीसी का ड्राफ्ट किस लॉ कमीशन ने तैयार किया था? तो कौन लॉ कमीशन था? फर्स्ट लॉ कमीशन। देखिए हम आपका कैसे क्वेश्चन घुमावदार बने हैं, केवल पढ़ने से मतलब नहीं है कि रट डालिए। मेन ये है कि आप कितना क्वेश्चन पकड़ रहे हैं। तो अगर व्यक्ति पूछे ड्राफ्ट का तो आपका जवाब रहेगा लॉर्ड मैकाले, और अगर लॉ कमीशन पूछे तो क्या मारेंगे? फर्स्ट लॉ कमीशन। अब जहाँ जहाँ व्यक्ति है वहाँ वहाँ कोरिलेट कर लेना है, किसका खाका या मसौदा किसने तैयार किया। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम पढ़ते समय 3 क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। अभी बिहार जे में पूछा गया था
कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, ड्राफ्ट करता कौन था, तो आपका स्टीफेन, कौन था, स्टीफेन। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का खाका किसने बनाया था, स्टीफेन ने। और भारतीय संविधान का खाका, तो भारतीय संविधान का मॉडल किसने बनाया था, तो आपका क्या मार्क कराएंगे, BN राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने बनाया था। याद रखिए, बेनेगल नरसिंह राव। फिर बैक हो, यह विधि आयोग पर भी 3 क्वेश्चन निकालना है, इधर से भी। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर IPC बनी, अभी हम निर्माण कराएंगे। द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर भारत में CPC बनी थी। और तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर TPA बना था। तो इधर विधि आयोग तीनों याद रखिए, और उधर 3 खाका बनाने वाले। तो एक साथ आपका कंपटीशन के लिए 6 क्वेश्चन हमने तैयार करवा दिया। अब आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने नियुक्ति किसकी की थी, अध्यक्ष की, यानी कि मैकाले की। अब अगला क्वेश्चन तुरंत बनता है, किस कानून को मैकाले संहिता कहा जाता है, मैकाले कोड कहा जाता है, उपनाम। तो भाई मैकाले ने कौन सा कानून का खाका बनाया था, IPC का। तो मैकाले कोड या संहिता या मैकाले का कानून कौन है, IPC, यानी कि भारतीय दंड संहिता। अगला देखिए क्वेश्चन का मॉडल, भाई पढ़ते भी रहना है और आगे भी बढ़ते रहना है, क्वेश्चन भी निकालना है। देखिए, अध्यक्ष के बाद आपका कह सकते हैं कि 3 मेंबर बनाए गए, मिलेट, आपका मैक्लियोड और एंडरसन। यानी कि अब 3 मेंबर जो बनाए गए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है वह ये उठता है कि प्रथम विधि आयोग में कौन भारतीय सदस्य था। तो आप लोग खुद बताइए, क्या कोई भारतीय नाम यहाँ दिख रहा है, यानी कि कोई नहीं, क्या मार्क कराएंगे। यानी कि प्रथम विधि आयोग में कौन भारतीय सदस्य शामिल था, माने भारत का मेंबर। 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, या 4 ऑप्शन देगा। और कौन शामिल भाई नहीं था, तो कौन शामिल था, तो कोई नहीं था। यानी कि IPC का निर्माण में भारत के व्यक्तियों का कोई सहयोग नहीं है। ये पूरी तरह जो इंग्लैंड के 4 लोग थे, आपका लॉर्ड मैकाले और ये 3 जो मेंबर थे, इन्होंने ही मिलकर IPC का निर्माण किया। इसका मतलब ये हुआ। आगे चलिए, लॉर्ड मैकाले भाई बता दिया जाए, बहुत तीव्र बुद्धि का था और आपका तेज था। और इंग्लिश जो शिक्षा की देन है, यानी कि जो इंग्लिश भारत में अंग्रेजीकरण किया गया, यह लॉर्ड मैकाले की ही देन है। और इसे आपका काफी विद्वान था, तभी तो इतना भारी भरकम बनाकर चला गया 511 धाराओं की IPC कि लड़के पढ़ेंगे, और पढ़ा ही जा रहा है। कम थोड़ा धारा रहती तो आपका सही रहता, लेकिन इतना भारी भरकम क्यों बना, आगे बताया जाएगा, पहले निर्माण तो कराया जाए। ध्यान से देखिए, लॉर्ड मैकाले और उसकी टीम ने बहुत तेजी से कार्य किया। यानी कि जिस प्रकार अफगानिस्तान में तालिबान वाले बहुत तेजी से कार्य किए और 100 दिनों में पूरा अफगानिस्तान लगभग क्या किए, जीत लिए, उसी प्रकार लॉर्ड मैकाले और इनकी टीम, तो टीम में कितने लोग थे, 3, ये लोग बहुत तेजी से काम किए। और 1837 ईस्वी में, अब ये डेट आ जाइए, 1837 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने IPC का एक खाका, नमूना या मॉडल बनाकर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया।
यानी कि आपका लॉ कमीशन करता क्या है, आज भी लॉ कमीशन है भाई। आपका स्टेट का लॉ कमीशन अलग है, केंद्र का लॉ कमीशन अलग है। लॉ कमीशन का कार्य है कि भाई आपका रिसर्च करता रहे और जिन जिन बिंदुओं पर विषयों पर कानून की आवश्यकता हो, खाका बनाकर आपका सरकार को क्या करता रहे, भेजता रहे। या सरकार भी कह सकती है लॉ कमीशन से कि आप इस बिंदु पर या इस विषय पर एक कानून का मॉडल तैयार करिए और हमें भेजिए। सबसे अच्छा उदाहरण करंट का आपका यूपी का है, जहां की धर्म परिवर्तन को लेकर, विवाह को लेकर अंतर धार्मिक कानून बनाया गया है और उस कानून को आपका लॉ कमीशन ने ही ड्राफ्ट किया। तो किस लॉ कमीशन ने, संघ का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का। और हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है इसकी वैलिडिटी की कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है, वायलेशन। तो अलग बात है। लेकिन अब आइए, यानी कि 1837 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने खाका या ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करके भारत की जो अंग्रेजी सरकार थी उसको सौंप दिया। अब तत्पश्चात कानून बनाना आपका सरकार का कार्य होता है। तो कानून का निर्माण आगे अभी होगा, आगे बढ़ा जाए। अब आइए, तत्पश्चात अंग्रेजी सरकार ने एक रिवीजन कमेटी बनाई। यानी कि अंग्रेजी सरकार ने एक पुनरीक्षण कमेटी बनाई और उस पुनरीक्षण कमेटी को ये कार्य सौंपा गया कि जो लॉर्ड मैकाले ने एक मॉडल बना कर दिया है, इस मॉडल का आप परीक्षण करिए, कहाँ क्या जोड़ना है, कहाँ क्या घटाना है, कहाँ क्या संशोधन करना है, ये रिवीजन कमेटी बताए। रिवीजन कमेटी में तमाम लोग थे, लेकिन मुख्य भूमिका पीकॉक ने निभाई। यानी कि तमाम लोग थे, उतना नहीं जानना है। मुख्य भूमिका पीकॉक ने निभाई और रिवीजन कमेटी ने आपका रिवीजन करके और खाका को थोड़ा बहुत संशोधित करके फिर अंग्रेजी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। यानी कि आपका अब गेंद किसके पाले में है, अंग्रेजी सरकार के। इसका मतलब ये हुआ कि रिवीजन कमेटी ने ड्राफ्ट को किसको सौंप दिया, अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। अब आपको ये देखना है ध्यान में रख के कि आखिर उस समय यानी कि 1860 ईस्वी में कानून कैसे बनाए जाते थे। तो पहले तो वर्तमान समय में समझिए कि कानून कैसे बनाया जाता है, तब हम आपका 150-200 साल पहले जाएंगे। वर्तमान समय में कानून बनाया कैसे जाता है, तो कोई विधेयक होता है जो लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा पास कर देती है, फिर उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा पास कर देती है। तो फिर जब दोनों सदन पास कर देते हैं तो अनुमति या एसेंट के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जब भारत का राष्ट्रपति उन पर अनुमति दे देता है तो वह कानून क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो आखिर उस समय अंग्रेजों के काल में कानून कैसे बनते थे, कम से कम दिमाग में बैठाइए। देखिए, उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं थी। उस समय जो हमारे वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं, तो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे राष्ट्रपति के समकक्ष। और जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है, उस समय आपका परिषद हुआ करती थी, काउंसिल। यानी कि लोकसभा राज्यसभा के पैरल उस समय गवर्नर जनरल की परिषद होती थी। और वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके समान ही उस समय गवर्नर जनरल
या वायसराय होता था, जो भी हो। अब समस्या ये आई कि उस समय कैसे कानून पास होते थे। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल या परिषद थी वह विधेयक को पास करती थी, और जब वह विधेयक पास हो जाता था तो उस पर साइन के लिए गवर्नर जनरल को भेजा जाता था, और जब गवर्नर जनरल उस विधेयक पर साइन कर देता था तो उस कानून का निर्माण हो जाता था। तो आइए आईपीसी का निर्माण बैक होकर कराइए। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वह किस तारीख को आईपीसी के ड्राफ्ट को पास कर दी, तो 6 अक्टूबर 1860 को। और 6 अक्टूबर 1860 को ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी। तो जिस तारीख को राष्ट्रपति या राज्यपाल या वायसराय या गवर्नर जनरल किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, वह जो तारीख होती है उसी को उस कानून के बनने की तारीख या उस कानून के निर्माण की तारीख कहते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकालना है। आईपीसी का निर्माण कब हुआ, ये जीएस में बैंक में पूछा गया है। आईपीसी का निर्माण कब हुआ, तो सन बताइए। तो निर्माण कब हुआ, 1860। लेकिन जे और एपीओ में डेट वाइज पूछेगा कि आईपीसी का निर्माण कब हुआ, तो डेट वाइज क्या बताएंगे, 6 अक्टूबर 1860। फिर अगला क्वेश्चन जो यूपी में बना है कि आईपीसी पर किस गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की थी। तो जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल होगा वही तो प्रदान करेगा। तो कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि आईपीसी पर किस गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की थी, गलत न हो, तो कौन सा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। भाई ये भी आ चुका है क्वेश्चन। किस तारीख को गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की, 6 अक्टूबर 1860। और जिस तारीख को ये अनुमति प्रदान की जाती है, भाई अब रटिए, वही तारीख उस कानून के निर्माण की तारीख होती है। फिर एक बार इसको देखिए, 6 अक्टूबर को परिषद ने भी पास किया दिन में, और शाम आते आते उसी दिन, दूसरे दिन नहीं, शाम आते आते उसी दिन आपका लॉर्ड कैनिंग ने साइन भी कर दिया। अब तुरंत कोरिलेट आपको करना है, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन से कोरिलेट करिएगा कि भारत के संविधान का निर्माण किस तारीख को हुआ। तो भारत के संविधान का निर्माण आपका होता है 26 नवंबर 1949 को। ये बात कहाँ लिखी गई है, प्रियम्बल में, और उद्देशिका में सबसे नीचे आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका जब एक बार पढ़िएगा तो निचली लाइन में एक डेट लिखी गई है, कौन सी डेट, 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ा जब भाई आपका, फिर अब दूसरी कहानी पर आइए। यानी कि कानून बनकर जब तैयार हो जाता है तो ऐसी दशा में, मैं कल भी बताया था फिर आज बता रहा हूँ, कानून जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसे लागू किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, प्रवर्तित किया जाता है। कानून लागू किया जाए कि न किया जाए, कब किया जाए, अब ये विधायिका के ऊपर नहीं है, संसद के ऊपर नहीं है। संसद केवल कानून बनाती है और उसको लागू करना एग्जीक्यूटिव भाई या कार्यपालिका का कार्य होता है। भाई फिर याद रखिए, कानून बनाना किसका कार्य है, विधायिका का। लागू करना किसका कार्य है,
कार्यपालिका और कानून को अवैध घोषित करना और कानून की व्याख्या करना किसका कार्य है? न्यायपालिका। इसीलिए तो न्यायपालिका बैठे हैं कि शब्दों का तालमेल बनाए। और आपका न्यायपालिका ने गाय को आपका राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया है कि सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, विचार। तो ये बेचारा बैल कहाँ जाएगा? ये भी राष्ट्रीय पिता घोषित करने की अब क्या करेगा? मांग करेगा कि नहीं भाई? निश्चित रूप से करेगा। देख ही रहे हैं, टंकी उनकी पर बैल चढ़ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कूद जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी। जैसे किसान कह रहे हैं कि मांग नहीं पूरी तो हम संसद हिला देंगे, लाल किला का झंडा गिरा देंगे। तो बैल भी मांग करेगा। बनारस उनारस का सीन है, टंकी पर ही चढ़ गया था। अब बनाया गया था फर्जी सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल एडिट भी किया जा रहा है। आगे देखिए आपका, तो कानून बनने के बाद आपका लागू कैसे किया जाता है, उस बिंदु पर आया जाए। सबसे पहले कानून को नोटिफाई किया जाता है, यानी कि प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित इसलिए किया जाता है कि आम जनता इस कानून से परिचित हो जाए, यानी कि जान जाए। तो अब जो क्वेश्चन बना है कि क्या जो आईपीसी का निर्माण हुआ, तो क्या आईपीसी को प्रकाशित किया गया था कि नहीं किया गया था? आपका कलकत्ता गजट में, यानी कि बंगाल के कलकत्ता गजट में, चूंकि बहुत बड़ी आईपीसी है, कितनी धाराओं में? 511। तो एक बार में तो उतना जल्दी उतना बड़े बड़े पेपर कहाँ आते थे? पहले छोटे छोटे पन्ने आते थे, तो एक बार में छपना मुश्किल था। तो 3 बार में आईपीसी को छापा गया। तो आईपीसी को छापा गया 3 बार में। कितनी बार में? और आईपीसी जब छप गई, यानी कि प्रकाशित हो गई, कहाँ छापा गया अगर पूछ ले तो बंगाल में कलकत्ता गजट में छापा गया। और छापने के बाद अब लागू करने की बारी आई तो भारत में इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1862। तो आईपीसी का प्रारंभ कब हुआ भारत में? 1 जनवरी 1862 को हुआ, यानी कि 1 जनवरी 1862। तब आइए फिर आपका एक कहानी और यहाँ चलना पड़ेगा। देखिए आपका जम्मू कश्मीर राज्य में आईपीसी को लागू नहीं किया गया था। और जम्मू कश्मीर राज्य में आपका कह सकते हैं कि एक और उसकी विशेषता जाननी है। आबादी ज़्यादा मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन राज हिंदू राजा करते थे। ऐसी दशा में हिंदुओं ने अपने नाम पर आपका कानून का वहाँ निर्माण किया था। और जो कानून का निर्माण जम्मू कश्मीर में आपका आपराधिक मामलों में किया गया, उसका नाम था रणवीर दंड संहिता। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो आईपीसी के समान ही कौन थी कानून? रणवीर दंड संहिता। अब ये हुआ कि अनुच्छेद 370 में भारत की संसद ने संशोधन किया और जम्मू कश्मीर को की जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष हैसियत थी, उसको समाप्त किया। भाई 370 में संशोधन किया गया है, ये न कह दीजिएगा कि हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 में क्या किया गया है? एमेंड, कुछ बदलाव लाया गया और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया। राज्य को भी मिटा दिया गया और राज्य को मिटाकर क्या बना दिया गया है? संघ शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब संघ शासित प्रदेश का शासन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है। आपका ये भी याद रखें, किस पर होती है? केंद्र सरकार। आगे नियम बढ़िए।
तब आपका ये हुआ कि भाई जो जम्मू कश्मीर राज्य में ये रणवीर दंड संहिता लागू है, अब इसका क्या किया जाए। तो भारत की संसद ने आपका एक झटके में ही तमाम वहाँ के लोकल कानूनों को क्या किया, समाप्त, और भारत के तमाम कानून कहाँ लागू कर दिए, जम्मू कश्मीर में। तो वहीं डेट याद रखना है कि आईपीसी जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई, 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी कहाँ लागू हो गई। अब जम्मू कश्मीर राज्य न कहिएगा, अभी क्या है, संघ शासित प्रदेश, क्योंकि राज्य से हट गया। हाँ? क्या 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से रणवीर दंड संहिता समाप्त हो गई। और ये जो हम कानून आईपीसी आगे पढ़ेंगे, ये कहाँ लागू हो गई, जम्मू कश्मीर में। भारत में तो लागू हुई थी। अब आइए, इस प्रकार आपका एक निर्माण बताया गया कि कैसे आईपीसी का निर्माण हुआ। निश्चित तौर पे चांस रहता है एक क्वेश्चन बनने का। अब निर्माण के बाद जो आईपीसी में आपका पढ़ा जाता है, कुछ सामान्य बातें पढ़ी जाती हैं। दूसरी बात, सामान्य बात ये आई कि आईपीसी में होता क्या है, यानी कि आईपीसी में क्या भारतीय दंड संहिता में किसका प्रावधान किया गया है। तो भाई बस एक लाइन याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता में ऑफेंस या अपराध को परिभाषित किया गया है, और कोई भी व्यक्ति जो उस अपराध को करेगा, आपका कितनी उसके लिए सजा दी जा सकती है, उस बात का उल्लेख किया गया है। यानी कि आईपीसी दो बातें बताती हैं, एक अपराध और दूसरा उसके लिए क्या, दंड। बस दो ही बातें बताएगी, आपका एक ऑफेंस और उसके लिए कितना सजा। जैसे कि एक उदाहरण कम से कम बता दिया जाए, आईपीसी के सेक्शन 300 में 300 में मर्डर को परिभाषित किया गया है, और अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो ऐसी दशा में उसे कितनी सजा दी जा सकती है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, 302 में। तो बस यही तो हुआ कि अपराध की परिभाषा, मर्डर की डिफिनीशन दी गई है, और मर्डर के लिए पनिशमेंट दिया गया है। तो वहीं हमने भी बताया कि अपराध की क्या दी गई है, परिभाषा, और अपराध के लिए क्या, दंड। अब आईपीसी की जो सामान्य बातें देखी जाती हैं, वह आगे और बढ़ा जाए कि आईपीसी कहाँ से ली गई। यानी कि जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बना रहा था, तो क्या विश्व का कोई देश ऐसा था जहाँ की इसी मॉडल का कानून पहले से प्रचलित था, हूबहू तो नहीं था। तो वह आयरलैंड है। क्या मारेंगे, यानी कि भारतीय दंड संहिता को बनाते समय लॉर्ड मैकाले किस देश के कानून से सहायता लिया, तो आयरलैंड। आइए भारतीय दंड संहिता की और आगे बातें बढ़ाई जाए। भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पेनल कोड में कुल 23 चैप्टर हैं, यानी कि कुल आपका 23 अध्याय हैं, और उन 23 अध्यायों में 511 यानी कि 511 धाराएं दी गई हैं। यानी कि कितने अध्याय हैं, 23, और सेक्शन कितने हैं, टोटल 511, रट कर जाना है। अब यही तुरंत आपका देखना है कि सबसे कम कारावास का दंड, अभी झारखंड में पूछा गया था भाई, हो सकता है कि उत्तराखंड में भी पूछ ले।
कि आईपीसी की किस धारा में, ये यूपीएसआई में भी आया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, आईपीसी की किस धारा में सबसे कम कारावास या इम्प्रिजमेंट या जेल का दंड है। तो अगर सबसे कम कारावास का दंड पूछे तो आईपीसी की धारा 510 याद रखिएगा। कौन सा सेक्शन? 510। कितना इसमें क्या है? तो इसमें पहले क्या है, कितना दंड है बता दिया जाए। 24 घंटे का कारावास, कितने घंटे का, या 10 रुपया जुर्माना, या दोनों। अब इसको भी हम बताएंगे, अगर और लिखा है तो क्या होगा, या लिखा है तो क्या होगा। फिर एक बार समझिए, आईपीसी की धारा 510 में सबसे कम कारावास का दंड दिया गया है 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया जुर्माना, या दोनों। अब इस सेक्शन में है क्या, कितना कम दंड है, देखिए फिर एक सेक्शन में, पब्लिक प्लेस में यानी कि लोक स्थान में अवचार करना, मिसकंडक्ट करना, मत होकर करना, यानी कि एक व्यक्ति 2 बूंद लिया या 4 बूंद लिया या एक कस मारा, कस मारा जाता है ना, सुनिए कि नहीं, दम पर दम लगाया जाए। तो भाई आप नहीं है, पता ना समझ पा रहे हैं कि नहीं बातें, तो धीरे धीरे बातों को समझिए। दम पर दम मारा जाए यानी कि चीलम लेकर, और बाबा क्या फूंक रहे हैं, गांजा, अफीम, जो भी फूंकिए, तो आपका 2 बूंद लेकर यानी कि नशा करके, यानी कि आपका रिया चक्रवर्ती जैसे आपका अफीम और ड्रग्स लेकर और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करिए तो पुलिस वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करेगी। और अधिकतम दंड की मात्रा कितना है, 24 घंटे हैं, ज़्यादा सजा नहीं है। अब चूंकि पुलिस अधिनियम में 8 दिन का दंड है इसी अपराध के लिए, और आईपीसी में 24 घंटा है, तो आपका आईपीसी की धारा के साथ साथ पुलिस अधिनियम की धारा, आपका पुराना पुलिस अधिनियम, उत्तराखंड वाला नहीं, पुराना पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 लगा दी जाती है, 34। इसी कार्य के लिए वहाँ दंड की मात्रा थोड़ा ज्यादा है। कितने दिन का कारावास है, 8 दिन का। भाई रटे रे, कितने दिन का, 8 दिन का। इसलिए ये भी वो भी, क्योंकि 24 घंटा तो ऐसे ही बीत जाएगा आपका। तो पुलिस अब जेल में नहीं रखती, थोड़ी देर जेल में रखती हैं, उसके बाद से अपना क्या करती हैं, छोड़ देती हैं पैसा वैसा लेकर। सभी लोग जानते हैं कि बिना पैसा के तो वह आपका कह सकते हैं कि एक पग आगे भी नहीं बढ़ाएगी, पैसा दो और तमाशा देखो। तो आगे देखा जाए भाई, ये नियम बताया गया सबसे कम कारावास का दंड। अब दूसरा इसी के विपरीत देखिए, सबसे ज्यादा दंड। तो भाई सबसे ज्यादा दंड आपका हो सकता है कि मृत्यु दंड। भाई इससे बड़ा दंड कौन है, फांसी की सजा। तो सबसे बड़ा दंड चूंकि मृत्यु दंड है, तो ऐसी दशा में अब समस्या ये आती है कि मृत्यु दंड तो कोई एक सेक्शन में है नहीं, कई सेक्शनों में है। तो इसलिए, लेकिन सबसे बड़ा दंड पूछे तो कौन सा है, पहले पावदान पर कौन सा है, मृत्यु दंड, याद रखिए। और सबसे कम कारावास का दंड तो 510 बताया ही गया। नहीं तो दोनों का चार्ज लगाया जाएगा, जिसमें ज्यादा सजा रहेगी वो मिलेगा, काबली काबली करके। ये भी लगा दीजिए पुलिस एक्ट भी, और जिसमें ज्यादा सजा रहेगी वो दंड दिया जाएगा। सही पूछ रहे हैं भाई, देखिए एक बार सबको बताया जाए। अगर एक ही कार्य है और दो या दो से अधिक कानूनों में उस कार्य को अपराध बनाया गया है, तो ऐसी दशा में पुलिस जब एफआईआर या चार्ज न्यायालय लगाता है तो आबलिक आबलिक करके
सभी कानून की धाराएं लिख देगा। जब अपराध साबित हो जाएगा तो जिस कानून में उस अपराध के लिए ज्यादा दंड रहेगा वह दंड अभियुक्त को दिया जाता है। याद रखिए, वही दंड दिया जाता है। जैसे कि आप लोग एक और उदाहरण इस पर हम बता रहे हैं, अच्छा आपका क्वेश्चन है। वह उदाहरण ये देखना है, जैसे कि दुराचार के मामले आपका आईपीसी में भी हैं और आपका पास्कोस एक्ट में भी, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम आपका 2012। अगर 18 वर्ष से कम के बालिका या बालक के साथ दुराचार किया जाता है तो आप कहेंगे कि ये प्रावधान आईपीसी में भी है और यही प्रावधान कहाँ है, पास्को एक्ट में। दोनों में सजा है तो दोनों कानून आवली कावली करके क्या किया जाएगा, लगा दिया जाएगा। और जब सजा देने की बारी आएगी तो कौन सी सजा दी जाएगी, जिस कानून में सजा कम हो कि ज्यादा, ज्यादा, जिसमें ज्यादा हो। याद रखे रहे दिमाग में, कम वाला नहीं, इसीलिए सब लगा दिया जाता है एक साथ। अगला नियम देखा जाए भाई आपका, देखिए क्रिम पहले तो आपका अपराध के आवश्यक तत्व देखा जाए। आपका प्री में भले पूछ ले, लेकिन आपका प्री में कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना है कि ऑफेंस या अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, और आवश्यक तत्वों को भी आपका गौर करते हुए देखना है। देखिए भाई आपका हम बता रहे हैं, अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। और कहाँ टेक्निकल क्वेश्चन कौन बना है, आपका डकैती का ही ज्यादा बना है। यानी कि जो बना है क्वेश्चन आपका झारखंड से लेकर आपका हर एक राज्य में डकैती का। देखिए 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं। एक तो जो वह अपराध है वह किसके द्वारा होना चाहिए, मानव द्वारा। मानव उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य होना चाहिए, बाउंड। और मानव ऐसा होना चाहिए जिसे समुचित दंड दिया जा सके, प्रॉपर सजा दी जा सके। ये पहला आवश्यक तत्व है। चारों पहले लिख लिया जाए तब समझाया जाए। दूसरा जो आवश्यक तत्व है, मानव द्वारा या तो कोई एक्ट करना या ओमिशन करना, यानी कि कोई कार्य करना या लोप करना, ये भी हम बताएंगे। तीसरा ये है कि मानव जब कार्य कर रहा है तो उसके मन में दुराशय होना चाहिए, मीन्स रिया होनी चाहिए, आपराधिक आशय। और चौथा है क्षति या इंजरी, क्षति या इंजरी। यहाँ आपको सतर्क रहना है, एक एक शब्दों से 4 आवश्यक तत्व हैं। अब एक एक आवश्यक तत्वों को समझना है। इसमें आपका प्री में क्वेश्चन भले बन जाए भाई, मेंस में नहीं बनता जल्दी ये, लेकिन प्री में चांस रहता है बनने का। प्री में ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो आपका 4 इसमें से 3 कोई देगा और एक दे देगा कारण, या दे देगा हेतु, या बेईमानी, या हेतु दे देगा। तो जैसे ही इन चारों में से कोई कहाँ गया, बाहर। ये यूपी में आ चुका है कि कौन आवश्यक तत्व है और कौन नहीं है। देखिए एक मॉडल हम बनाते हैं, अपराध का कौन आवश्यक तत्व है, या चुका यूपी एपीओजे में। तो दिया है 4 ऑप्शन, एक हेतु दिया है, दूसरा हेतुक दिया है। हेतु माने आपका ध्येय या लक्ष्य, लक्ष्य कहा जाता है, क्या लक्ष्य है। हेतुक माने रीजन, रीजन माने कारण, रीजन माने क्या, कारण। और दे देगा तीसरा आशय या दुराशय, इनमें उपर्युक्त सभी। तो बताइए इस उदाहरण में ऑफेंस का कौन आवश्यक तत्व मिलता है, हेतु है नहीं, हेतुक है नहीं,
और इंटेंशन या आशय या दुराशय है, तो आशय शब्द किससे जुड़ा है? दुराशय से। दुराशय का मतलब बुरी भावना, यानी कि किसी व्यक्ति के मन में क्या थी? बुरी भावना थी। इसको भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है, मॉडल हम बताएंगे 4-5 अलग से, कहाँ से कौन क्वेश्चन उठा है। भाई देखिए, आपका मेरिट हमेशा मैं बता दूं हाई जा रही है, उसका उपाय ही यही है कि जो टेक्निकल क्वेश्चन छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उसको सुधारिए, और अगर नहीं सुधार सकते तो प्री निकलना ही इस समय मुश्किल है, ये मैं बता दूं। यानी कि आपका पहले पावदान को ही पार करना मुश्किल है, और बिहार जे ने बता दिया, बिहार एपीओ ने बता दिया कि अब सामान्य तरीके से पढ़ने से कंपटीशन नहीं निकलेगा, कुछ आपको स्पेशल नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन में फाइट ज़्यादा है। तो जब तक आपको कुछ विशेष नॉलेज न हो, 2-3 क्वेश्चन ही नॉलेज विशेष हो, और इसीलिए आप यहाँ आए भी हैं कि सर 2-3 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो किताबों में भी नहीं मिलेंगे, और वही क्वेश्चन हमें क्या बढ़ाएंगे आगे। नहीं तो आप घर पर ही पढ़ सकते हैं, किताब है ही, बेरेक्ट है ही, यही इसीलिए तो आए हैं कि सर समझाएंगे, और 2-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्या करेंगे भाई, 3-4 क्वेश्चन पर ही तो आगे पीछे होता है मेरिट, और क्या भाई। 60-70% तो सभी लोग कर ही ले जाते हैं, 5% में सब खेला होना है। तो आगे देखिए, आपका पहला अपराध के आवश्यक तत्व में पहला शब्द उठाया जाए, मानव। देखिए आपका, हम बताइए, नहीं बताया जाएगा अभी, यहाँ आएंगे तो उसका मॉडल बनाएंगे। ये तो शुरुआती दौर में हमने बताया कि ऐसा मॉडल आता है, अभी इस पर आने दीजिए दुराशय पर, तब इसको देखिए। आपका पहला शब्द समझिए हमने क्या लिखा है, ह्यूमन या मानव। देखिए, प्राचीन काल से हमें उठाना है और एकदम नवीन काल तक आ जाना है। प्राचीन काल में चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, और चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, ये माना जाता था कि सब अपराध करने में सक्षम हैं और सबको सजा दी जाती थी। यानी कि यहाँ तक कि मध्यकाल में भी अपराध करने में जानवरों को सक्षम माना जाता था, आपका निर्जीव वस्तुओं को और मानव को भी, और किसी को बचाव नहीं था। अब आइए, पहले आपका प्राचीन काल का जानवरों का उदाहरण 2-3 देखा जाए, तब निर्जीव वस्तुओं का, और तब आपका मानव पर आ जाए। इतिहास हम बता रहे हैं, ये लिखना नहीं है, बस समझना है, ये नहीं कि ये भी लिख दीजिएगा। प्राचीन काल में आपका कई देशों में 2-3 उदाहरण देखिए। अगर कोई बैल, बैल मतलब कि आग से, यानी कि जो आपका इस समय पिता की क्या कर रहा है, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मांग कि हमें पिता का क्या दिया जाए, दर्जा है। तो जो ये बैल था, यदि कोई बैल किसी को मार देता था, तो ऐसी दशा में तालिबानी जुल्म उस पर किया जाता था, बैल को पत्थर से मारा जाता था, और जब तक मर न जाए बैल, मारते ही रहा जाता था, और मर जाता था तो उस बैल का मांस खाना प्रतिषिद्ध था, यानी कि कोई मांस उसका नहीं खाता था। यानी कि पहला उदाहरण हमने बताया जहाँ की जानवरों को क्या दिया जाता था, सजा। दूसरा देखिए, एक मुर्गा सुबह सुबह बहुत तेज भाग दे रहा था, तो बाकायदा पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मुर्गा को पकड़ा गया, कोर्ट में लाया गया, वहां भी कुकुआने लगा यानी कि कुकड़ू कू करने लगा। जज साहब ने आदेश दिया कि नींद में खलल डाल रहा है, इसे फांसी पर लटका दिया जाए, लटका दिया गया। तीसरा कुत्ता देखिए, कुत्ता क्यों छोड़ दिया जाए, क्योंकि डाक तो बहुत प्रसिद्ध है, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तो आपका कुत्ता तो तमाम जगहों पर आएगा, कानून में कुत्ता ही भरा है। यानी कि आपका
इतनी जगह कुत्ता आ जाएगा कि आप भी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे। 2-3 जगह तो हम बता ही दें। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कुत्ता था और आज भी कौन है सबसे प्रिय? कुत्ता। भले मानव को भोजन न मिले, लेकिन कुत्ते को दूध ब्रेड क्या चाहिए? चाहिए। कुत्ता आपका, कुत्ता तो तमाम जगहों पर कुत्ता है, लेकिन हम यहाँ बैक हुए क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा कुत्ते पर कहानी। आपका शोले फिल्म में भी कुत्ता है। भाई आपका शोले फिल्म देखे हैं कि नहीं आप? भाई देखिए तो देखिए, आपका क्या कहता है धर्मेंद्र कि बसंती इन कुत्तों के सामने ना नाचना, कहता है ना। तो वहां भी कुत्ता है। तो भाई कुत्ता एक दिन बताएंगे डिटेल में, 10 मिनट समय लेकर, कहाँ कहाँ कानून में कुत्ता है। आईएएस में मेंस में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि अगर कुत्ता एक बार काट ले तो क्षम्य है, लेकिन शेर एक बार काट ले तो क्षम्य नहीं है। ये सब तमाम क्वेश्चन बताए जाएंगे भाई। और आपका पुलिस एक्ट में तो जरूर पूछा जाता है। यूपी एपीओ में पूछ लिया कि जानवर में कौन शामिल नहीं है पुलिस एक्ट के तहत? कुत्ता। और उत्तराखंड भी याद करके जाइएगा, ये पूछे कि जानवर या एनिमल या मवेशी या ढोर, एक ही है सब, याद रखिए। ये चारों शब्द भाई एक ही हैं, चाहे एनिमल कहे, चाहे जानवर लिखे, चाहे ढोर लिखे। ढोल नहीं, ढोर, ये नहीं कि ढोल वाला, ढोर लिखे या मवेशी लिखे तो ये पूछ सकता है। यूपी में आया पिछली बार, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जानवर में कौन शामिल नहीं है। यानी कि इतना प्रिय कुत्ता है, फिर भी इसे पुलिस अधिनियम जानवर नहीं मानता। वास्तव में ये जानवर है, लेकिन पुलिस अधिनियम न तो उत्तराखंड का पुलिस अधिनियम जानवर मानता है और न उत्तर प्रदेश का, लेकिन है जानवर, लेकिन कानून मानता। तो कौन आपका दे देगा कौन जानवर में शामिल नहीं है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, खच्चर। तो कुत्ता कौन शामिल नहीं है? तो आगे देखिए भाई, कुत्ते पर कहानी बैक हुआ जाए। आपका ये था कि एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था। अब पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पकड़कर कुत्ते को लाया गया उसका नेचर जानने के लिए कोर्ट में। और जब कोर्ट में आया तो जज साहब पर ही भड़क गया। लगा जज साहब को कि अब काट देगा, तो जज साहब ने मृत्यु दंड की सजा दी और कहा कि कुत्ते को दुम से प्रेम होती है तो इसका पहले पूंछ काटिए, फिर कान काटिए, फिर पैर काटिए और अंत में इसको क्या करिए? सिर उड़ा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूंछ काटा जाएगा, चिल्लाएगा, यानी कि अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है। कान काटा जाएगा, फिर चिल्लाएगा, अपने अपराध को क्या करेगा? स्वीकार। यानी कि 2-3 उदाहरण हमने ये बताया कि प्राचीन काल और मध्यकाल में जानवरों को भी सजा देने का आपका प्रावधान मिलता है। जानवर के बाद आ जाइए अब निर्जीव वस्तु जिसमें जान न हो, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई। तो इंग्लैंड वाले अपने को सभ्य मानते हैं। यहाँ इंग्लैंड का उदाहरण देना है। ट्रेन का आविष्कार हो चुका था, ट्रेन चल रही थी, और ट्रेन जब चल रही थी तो पटरी पर एक पत्थर था, पत्थर रखा जाता है, आज भी रखा जाता है। एक पत्थर पटरी से उछल गया, माने पटरी के नीचे से, और एक व्यक्ति जो बगल में खड़ा था उसको लग गया। वह व्यक्ति उस पत्थर या स्टोन के खिलाफ एफआईआर किया। पुलिस ने उस पत्थर को जब्त किया, थाने में बंद कर दिया और पत्थर को सजा दी गई। आज आप लोग हंसेंगे कि पत्थर को सजा, मूर्ख ही थे क्या लोग। लेकिन आदमी का, मानव की बुद्धि का विकास होता गया, और जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास होता है कानून में वैसे वैसे क्या लाया जाता है? बदलाव। याद रखिए, जैसे जैसे बुद्धि विकास होगी वैसे वैसे कानून में क्या लाया जाएगा? अब आ गया 14वीं और 15वीं शताब्दी। 14वीं और 15वीं शताब्दी आते आते ये एक बुद्धि का, मानव का और तीव्र विकास हुआ।
और ये माना जाने लगा कि भाई जो ये जीव जंतु हैं या जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इनमें क्षमता नहीं होती कि कौन कार्य सही है और कौन कार्य गलत है। ये सोचने समझने की उनमें क्षमता नहीं होती। अतः धीरे धीरे जानवरों और निर्जीव वस्तुओं को दंड से मुक्त किया जाने लगा और ये माना जाने लगा कि इन्हें दंडित न किया जाए। और आज निर्जीव वस्तु और जानवरों को दंडित नहीं किया जाता। याद रखे, यह नहीं कि कह दीजिए पत्थर को जेल में बंद कर दिया जाएगा और आपका लाठी को जेल में बंद करके सजा दी जाएगी, ये नहीं। अब प्राचीन काल का नियम नहीं है। अगला देखिए, इसमें फिर आपका धीरे धीरे विकास होता है। फिर 100-150 साल बाद एक मैक्सिम काम करती है, एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दंडित नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इरादा न हो, आशय न हो, इंटेंशन न हो। तो तुरंत झारखंड में पिछली बार बना था, कई लोग कोचिंग के भी गलत करके आ गए कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है। दो चीजें, पहला आपका एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय या दुराशय। फिर एक बार समझिए, अपराध के लिए दो तत्व क्या हैं? तो एक तो आपराधिक कार्य व्यक्त किया हो और कार्य करते समय उसका इरादा उस कार्य को करने का हो, तो लीगल भाषा में एक्टस रिया, और दूसरा कौन? मेंस रिया। तो जहाँ जहाँ रिया रहता है बहुत खतरनाक होता है, ये भी याद रखे। जैसे रिया चक्रवर्ती, तो जहाँ जहाँ रिया रहता है बहुत खतरनाक होता है। तो रिया रिया रिया, एक्ट्रेस रिया और क्या? मेंस रिया। दूसरा देखिए भाई, यानी कि अब ये माना जाने लगा समाज में कि व्यक्ति में भी सभी व्यक्तियों को सजा न दी जाए, केवल उन्हीं व्यक्तियों को दंड दिया जाए जिनका इरादा उस कार्य को करने का रहा हो। अगर व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया, उसका इरादा उस कार्य को करने का नहीं था, तो उसे दंड न दिया जाए। ये धीरे धीरे विकास हुआ। तो भाई ये देखिए, आज एक ही क्लास चलेगा भाई, शनिवार है और क्लास कम ही चलता है, बता दिया जाए। थोड़ा दिमाग भी आज सुस्त रहता है हमारा, मैंने थकान के कारण हफ्ते भर का, और आपका शरीर भी सुस्त रहता है, सब कुछ आज सुस्ती में रहता है। तो आपका क्लास सुबह भी कम चला, 2 सब्जेक्ट कम किया गया था। 4 चलता है तो केवल 2 ही चल पाया, वो भी किसी तरह खींचा गया, बहुत जोरदार नहीं चला। और आईपीसी भी खींचा ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत और देख लिया जाए 5-10 मिनट, तब छोड़ देंगे। देखिए आपका दूसरा ये है कि जो मानव होना चाहिए, माने वर्तमान में ऑफेंस किसके द्वारा किया जा सकता है? जीव जंतु नहीं, निर्जीव वस्तु नहीं, किसके द्वारा? केवल मानव द्वारा। यानी कि वर्तमान में मानव ही अपराध करने में सक्षम है। अब देखिए तिकड़मबाज कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। एक मानव है और एक सांप लेकर टहल रहा है, दूसरे व्यक्ति से कहा कि सांप ले लो, काटेगा नहीं, सांप काट लिया, दूसरा मर गया। तो आप कहेंगे कि मानव ने थोड़े मारा, ये तो किसने मार दिया? सांप ने। अब बंदर वाली कहानी देखिए, बहुत प्रसिद्ध हुई थी सोशल मीडिया पर। ये एक व्यक्ति है, अपने बंदर को ट्रेंड करता है, बंदर को बंदूक देता है, बंदर बंदूक चला देता है, बी की हत्या कर देता है। तो क्या ये दंड का भागी होगा कि नहीं? भागी होगा। यानी कि चाहे अपने हाथ से करिए या किसी साधन से करिए या जीव जंतुओं के माध्यम से करवाइए। अब कुत्ता है, ललकार दीजिए कि जाओ काटो काटो, काट लिया तो आप दंडित होंगे ही, ये थोड़े हैं कि आप नहीं होंगे। तो ये भी सतर्क रहना है, आगे बताया जाएगा। बंदर, कुत्ता, बिल्ली
का उदाहरण भी आगे देखिए। दूसरा पॉइंट आपका यूपी एपीओ में बना है, थोड़ा सतर्क रहना है कि मानव ऐसा होना चाहिए जो किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो, बाउंड हो। अगर वह कानून द्वारा बाध्य है और तभी वह अपराध होगा, और अगर उस कार्य को करने के लिए कानून द्वारा वह क्या नहीं है, बंधा नहीं है, तब उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इस पर आपका पूछा गया था, अभी पहले हम चार्ट बना लें कि बाध्यता कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है मोरल, देखिए भाई, नैतिक बाध्यता। दूसरा आपका सामाजिक बाध्यता। तीसरा आपका राजनैतिक बाध्यता, पॉलिटिकल। चौथा आपका धार्मिक बाध्यता। पांचवा आपका विधिक बाध्यता, विधिक कानूनी। तो आपका किस रूप से मानव बाध्य हो तो अपराध होगा, कानूनी। अब जो ये नैतिक या मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है, नैतिक बाध्यता है, उसको पहले देखिए। अब क्वेश्चन क्या बना था ये भी देखना है, ध्यान से अब समझिए यूपी एपीओ का क्वेश्चन। एक भिखारी है, एक के दरवाजे पर भीख मांगने आ रहा है। ए ने भीख नहीं दिया और भिखारी मर गया, तो ए ने कौन सा अपराध किया। अब पॉइंट आपको यहाँ ये पकड़ना है कि जो ये भीख देना है कार्य है, यह नैतिक कार्य है कि कानूनी कार्य। बताइए, भीख देना कानूनी बाध्यता है कि नैतिक। और नैतिकता के नियमों का उल्लंघन अपराध नहीं माना जाता, अर्थात ए ने भीख न देकर कोई अपराध नहीं किया, भले भी क्या हो गया हो, मर गया हो। अब यहीं यूपीओ में समस्या आई थी, एक दो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाते हैं लड़के, कहे कि नहीं मर्डर होगा, भीख क्यों नहीं देगा। अरे भाई, भीख क्यों देगा, ये नैतिक कर्तव्य है, कोई कानूनी बाध्यता थोड़े है कि नहीं भीख दीजिए। यानी कि एक और उदाहरण, दो तीन उदाहरण देखना है। एक अंधा कुएं की ओर जा रहा था। एक आदमी दूर खड़ा देख रहा था लेकिन रोका नहीं, और अंधा कुएं में जाकर गिरकर मर गया। तो क्या जो देख रहा था व्यक्ति, उसने कोई अपराध किया कि नहीं, नहीं किया, क्योंकि रोकना उसका कैसा कर्तव्य था, नैतिक। तीसरा उदाहरण देखिए, संगम का भी उदाहरण देख लिया जाए। एक संगम पर एक बच्चा डूब रहा था। एक बहुत बड़ा तैराक था, गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड पाया था तैराकी में, लेकिन शांति भाव से डूबते हुए बच्चे को देख रहा था। तो आप लोग बताइए, और बच्चा डूबकर मर गया, तो क्या ऐसा जो तैराकी में गोल्ड मेडल पाया था, सजा का हकदार होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि उसका कर्तव्य केवल कैसा था, बच्चे का बताना, नैतिक। लेकिन यही कर्तव्य अगर कानूनी हो, विधिक हो, और व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभाता, तो व्यक्ति सजा का हकदार होगा। तो दो तीन कानूनी आपका देखिए। एक जेलर साहब हैं, कानूनी रूप से बाध्य हैं कि वह कैदी को भोजन दे, और जेलर साहब 1 माह तक भोजन नहीं दिए और कैदी मर गया, तो जेलर ने अपराध किया, कार्य द्वारा नहीं बल्कि लोप द्वारा। बताएंगे हम लोग किसके द्वारा किया, लोप द्वारा। अब यहाँ पॉइंट आपको ये पकड़ना है कि क्या जेलर का कानूनी कर्तव्य भोजन देना था। अगर था तब तो भाई अपराध होगा, नहीं था तो। अब आइए रेलवे का फाटक देखा जाए। रेलवे का फाटक है, एक कर्मचारी रेलवे ने नियुक्त किया है कि जब भी ट्रेन आए आप फाटक बंद करिए। एक दिन कर्मचारी फाटक खुला छोड़ देता है, एक दो लोग मर जाते हैं ट्रेन से टकराकर। रेलवे के कर्मचारी ने अपराध किया कि नहीं किया, क्योंकि फाटक बंद करना उसका कैसा कर्तव्य था, नैतिक नहीं।
कानूनी, क्योंकि सरकार ने उसके लिए नियुक्त किया है। और क्या दे रही हैं? पैसा। अब एक लास्ट में कहानी गौतम बुद्ध की देख लिया जाए। अंगुली माल सुने हैं ना कहानी? अंगुली माल एक डाकू था और आपका जितने लोगों को मारता था उनकी अंगुली काट कर और अपने गले में माला पहनता था। उसे गुरूर था कि हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जैसे कि यहाँ भी कुछ लोग आते हैं बहुत पढ़े लिखे, रिसर्च स्कॉलर, कॉलेज में पढ़ाते हैं, कई लोग हैं। उनको भी एक दो लोगों को गुरूर रहता है कि सर के सामने, माने हम कह सकते हैं कि हमारे सामने सर नहीं टिक पाएंगे। दो चार दिन बाद बैठते हैं, यानी कि जब आपका ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको समझ में आता है कि हमसे भी बड़ा कुछ है। नहीं तो ऐसे रेगिस्तान में तो सबसे बड़ा दिखता है। तो आगे फिर बैक होइए भाई, इस उदाहरण को देखिए, इस पर भी समझना है आपका। आपका गौतम बुद्ध जाने लगे जंगल की ओर, तो राजा द्वारा नियुक्त पहरेदार था और पहरेदार ने गौतम बुद्ध को रोका कि आप उधर न जाइए, उधर अंगुली माल नामक डाकू रहता है। तो भाई रोका कि नहीं रोका? रोका, क्योंकि राजा ने उसको नियुक्त किया था और रोकना उसका कैसा कर्तव्य था? विधिक। फिर भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके गौतम बुद्ध जी गए। और आपका अब क्या हुआ क्या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन आपका मन परिवर्तित हो गया, यानी कि दुराशय सद्भावना में बदल गया उसका, और आपका बहुत बड़ा संतवाद में हो गया। तो जो सुधर जाते हैं वह संत ही हो जाते हैं। जैसे हमारे मोदी जी हैं, 2 साल कंदराओं में छुपे रहे, जब आए तो सुधर गए और क्या बन गए? संत। आज भी बहुत बड़े संत हैं, जाकर देखे, इसमें कोई शक नहीं है। गुफा में जा जाकर आज भी क्या करते हैं? उत्तराखंड गुफा गुफा में जाकर मन आपका कह सकते हैं कि तपोवन में जाते हैं। चुनाव के बाद गए थे ना, मैं जाकर वहाँ धूनी रमाए थे 24 घंटा पूरा। तो भाई ये सब किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तो आगे देखा जाए भाई आपका, यानी कि हमने ये बताने का प्रयास किया कुल मिलाकर कि मानव ऐसा हो जो कानून द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाउंड हो। अगर वह कानून द्वारा बाध्य नहीं है तो वह सजा का हकदार नहीं होगा और अपराध भी नहीं करेगा। लेकिन और भी बाध्यताएं हैं, वो भी अपराध नहीं होंगी। तो एक एक लाइन कम से कम बता दिया जाए ताकि ये समाप्त हो। आइए, सामाजिक बाध्यता। सामाजिक बाध्यता मतलब कि किसी दोस्त की शादी में जाना, जाति समारोह में जाना, जाति भोज में जाना। तो अगर कोई व्यक्ति जाति समारोह में बुलावा आया और नहीं गया तो क्या कोई अपराध कर दिया? नहीं, क्योंकि केवल ये कैसे मामले हैं? सोशल, चाहे जाएं या न जाएं। अगला आ जाइए, राजनैतिक कर्तव्य। वोट देना है, चुनाव लड़ना है, चाहे वोट दीजिए न दीजिए, तो क्या आप कोई अपराध कर बैठेंगे? नहीं। कई देशों में अपराध हैं वोट न देना, लेकिन भारत में ये अपराध नहीं है। अब चुनाव न लड़िए तो क्या आप कोई अपराध कर दिए? नहीं। इसी प्रकार धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक में थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, भारत में धार्मिक आज़ादी है, चाहे आप पूजा पाठ करिए या 5 बार नमाज करिए न करिए, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन भारत में दंडनीय नहीं है। चाहे आप मंदिर जाइए न जाइए, मस्जिद जाइए न जाइए, कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को दंडित कर सके। लेकिन तमाम देशों में आपका धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय बनाया गया है। और तरोताज़ा उदाहरण अफगानिस्तान का है, जहाँ की 5 बार नमाज अदा करना अब बाध्यकारी बना दिया गया है। और जो व्यक्ति ये नहीं करेगा वो दंड का क्या होगा? भागी। यानी कि बताने का मतलब ये रहा कि भारत में तो ऐसा कानून नहीं है
लेकिन कई देशों में कानून है कि अगर आप धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो आप सजा के क्या होंगे, हकदार। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपका विधिक कर्तव्य बता ही दिया गया कि जो कानून द्वारा बाध्य, उदाहरण भी बताया गया जेलर का, आपका और भी बताया गया। लास्ट में एक उदाहरण जल पुलिस का बता दिया, जो हो सकता है वो भी पूछ ले। मान लीजिए संगम पर जल पुलिस तैनात है, एक बच्चा डूब रहा है, तो यही आपका कर्तव्य निकालना है कि जल पुलिस क्या क्या कानूनी कर्तव्य हैं कि वह डूबते हुए बच्चे को बचाए हैं, क्योंकि सरकार ने संगम जोन पर इसके लिए उसे नियुक्त किया है। और सरकार पैसा भी, वेतन भी इसीलिए दे रहे हैं कि डूबते हुए व्यक्तियों को आप क्या करेंगे, बचाएंगे। तो निश्चित तौर पे अगर जल पुलिस ऐसी दशा में बच्चे को बचाने का कोई प्रयास नहीं करती तो जल पुलिस भी आपका दंड का क्या होगी, भागी। क्यों? क्योंकि जल पुलिस का जो कर्तव्य था वह कैसा था, आपका विधि। तो इस प्रकार भाई आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनको भी सूचना दे दी जाए कि अगला क्लास आपका नहीं चलेगा और आपका सोमवार से क्लास चलेगा। और आप लोगों को भी सूचना भाई, जो लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, एडमिशन नहीं कराएं भाई, आप सोमवार को एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि भाई 2 या 3 दिन ही डेमो दिया जाता है, ज़्यादा दिन नहीं। वैसे भी आगे डेमो देना पूरी तरह प्रतिसिद्ध करना है। अभी आपका भीड़ बढ़ जाएगी तो अब डेमो नहीं, पहले क्या किया जाएगा, एडमिशन। तो भाई जिनका 2-3 दिन पूरा हो गया, एडमिशन अभी नहीं कराए हैं, वो सोमवार मंगलवार तक अपना फीस जमा कर दें।